Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am going to take the further and the second part of cash flow statement, that is cash flow from investing activities. And I have already explained the first part in my previous two videos, that was cash flow from operating activities. In that I have prepared one video till operating profit before working capital changes, and in the next video I have prepared the further part, that is working capital changes, and the total part I have completed in these two videos. Okay, and today I am moving the further part. So that means, as I told you, cash flow is prepared in three parts. One is cash flow from operating activities, second is cash flow from investing activities, and third is your cash flow from financing activities. And the numerical also come in different parts also. Okay, so whenever you are preparing the whole cash flow statement, you need to write the heading. आपको ये heading लिखना बहुत जरूरी है. Cash flow statement for the year ended 31st March whatever year is there. Okay, so उसमें आपका first part कौन सा आएगा? Cash flow from or used in operating activities. Okay, मैंने लिखा flow from or used in. फ्लो फ्रॉम कब होगा? जब पॉजिटिव आंसर आएगा. यूज्ड इन होगा जब नेगेटिव आंसर आएगा. क्लियर? अब हमारे, क्योंकि मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है कि इससे पहले आपका वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. सो यू विल शो द बैलेंस विच इज कमिंग हियर एंड इन द आउटर कॉलम ऑल्सो. आप उसको आउटर कॉलम में भी शो करेंगे. सो इन द आउटर कॉलम ओनली बैलेंसेस विल कम ऑफ द होल पार्ट. ओके, एक लास्ट बैलेंस आएगा जो आप पूरे पार्ट का निकाल चुके होंगे. अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. अब इन्वेस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द बिजनेस. अब बिजनेस कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? इट कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी, एंड इट कैन परचेज द एसेट्स इन द बिजनेस. इट कैन परचेज लैंड और बिल्डिंग इन द बिजनेस. तो यानी जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, दे आर ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग पार्ट. ओके, सो नॉन करंट एसेट्स आपको सबको पता है. करंट एसेट्स जो बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, लाइक डेटर, स्टॉक, एंड यू कैन से ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एटसेट्रा. ओके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट्स की. द एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो उन एसेट्स से डील करते हुए हम इस इन्वेस्टिंग पार्ट को प्रिपेयर करते हैं. अब इसमें हमारा व्हेन द कैश इनफ्लो इज देयर यू विल एड इट अप. जब कैश आउटफ्लो होगा तो उसको आप क्या करेंगे? लेस करेंगे. क्लियर है? कैश इनफ्लो विल बी एडेड, कैश आउटफ्लो विल बी डिडक्टेड. सो सबसे पहले हम ऐड वाले आइटम्स लेते हैं, यानी क्या क्या चीजें आपकी इसमें ऐड होंगी या पॉजिटिव बैलेंस आएगा. ठीक है, यानी व्हेन कैश इनफ्लो इज देयर. सबसे पहला है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं, ओके, यू नो द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा. हमने उस एसेट को सोल्ड आउट कर दिया. ओके, हमने जब सेल किया तो हमें कैश रिसीव होगा, सो इट इज कैश इनफ्लो. ओके, सो इट विल बी एडेड. ओके, सो इट विल बी अ प्लस फिगर. देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो इन्वेस्टमेंट जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, मोर देन 1 ईयर वी कैन से. ओके, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, यानी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, उसको हम नॉन करंट मानते हैं. इफ वी आर सेलिंग दैट तो वी विल रिसीविंग मनी, सो इट इज इनफ्लो ऑफ कैश, सो इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फिगर. देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. You know the meaning of intangible, like goodwill, patents, trademark, etc. Softwares. अगर हम उसको भी सेल करते हैं, we are selling it, so we will receive the money, we will receive cash, so it is inflow of cash, so we will add it up. Okay, this is also a positive figure or plus figure. Then interest and dividend received. If we have invested somewhere, we have invested some money, we are receiving interest on that. Okay, or we are receiving dividend on the shares of another company. Like the business has invested, बिजनेस ने क्या करा हुआ है? किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो उसमें से जो डिविडेंड आएगा वो भी हमारा क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड. सो जो हमारी इनकम्स हैं, ओके, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वो हमारी क्या होंगी? एड अप होंगी. ओके,
so they will be added up. Interest and dividend received will be added. सेम वे अगर कंपनी ने या बिजनेस ने किसी को रेंट पे लैंड दे रखी है या बिल्डिंग दे रखी है तो उसका जो रेंट रिसीव होगा वो भी इनकम है. सो यानी अदर इनकम्स वी कैन से दे विल बी एडेड हियर. ये सब आपके रिसीव्ड वाले इनकम्स हैं और इनको आप ऐड कर रहे हैं. और अगर आपको पहला वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया और याद हो गया है तो उसमें हमने ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड ये हमने डिडक्ट किया था. ओके वहां पर हमने डिडक्ट किया था बिकॉज इट वॉज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम. एंड हेयर वी आर एडिंग इट अप बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टिंग इनकम. ओके सो इन्वेस्टिंग इनकम को इन्वेस्टिंग पार्ट में हमने शो करा और वहां पर हमने उनको डिडक्ट कर दिया था. ठीक है तो यहां तक तो हो गई ऐड की आइटम्स. व्हाट यू विल ऐड अप. नाउ व्हाट यू विल डिडक्ट व्हेनेवर यू आर परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट. सो यू हैव टू पे द मनी. अगर आप एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, यू आर परचेजिंग मोर मशीनरी और बिल्डिंग और लैंड और फर्नीचर एटसेट्रा. सो व्हेनेवर यू आर परचेजिंग इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश. ये सबको क्लियर है कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको कैश पे करना पड़ता है. So that is outflow of cash. So it will be a minus figure. That means we will deduct it. और माइनस फिगर्स को बेटर होता है कि आप इंटरनल कॉलम में लिख लें और उसके बाद ऐड करके बाहर एक ही फिगर लेस कर दें, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो इट मे मेक एन एरर. आप एक गलती कर सकते हैं while doing in calculator. Okay? सो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट. अगर आपने कोई गुडविल, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क भी खरीदे हैं किसी कंपनी से, सो दे विल ऑल्सो बी आउटफ्लो ऑफ कैश. सो इट विल ऑल्सो बी अ नेगेटिव फिगर, यानी ये माइनस में आएगा, आपका डिडक्ट होगा. देन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अगर आप और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए परचेज करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो उसको भी आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे बिकॉज यू आर पेइंग कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश इज देयर. ठीक है सो ये तीन आइटम्स आपके डिडक्ट होने हैं. और ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये तीनों ही रहेंगे, एक या दो हो सकते हैं, बट इन द फॉर्मेट ये तीन आते हैं आपके और ये आपके ऐड हो गए. एंड आफ्टर दैट इनको डिडक्ट करने के बाद जो आपका बैलेंस आएगा दैट विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके अब मैंने यहां पे भी क्या लिखा, फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन. फ्लो फ्रॉम का मतलब है अगर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, कैश इनफ्लो इज मोर, और इफ कैश यूज्ड इज मोर दैट मीन्स वी हैव spent more in the investing activities, so we will write used in. That means negative answer if it is coming, so आप उसको used in लिखेंगे, यानी दोनों में से एक आएगा, या तो flow from या used in. क्लियर हो गया. so जो बैलेंस आपका यहाँ आएगा आफ्टर डिडक्टिंग, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इस कॉलम को क्लोज कर देना है, यानी इन्वेस्टिंग पार्ट इज कंप्लीटेड नाउ. बाद इसको क्लोज करने के बाद जो भी यहाँ बैलेंस आया उसको आप कहाँ शो करेंगे, इन द आउटर कॉलम. Okay, so the investing part balance will be shown in the outer column. Either it is a positive balance or it is a negative balance. Positive मतलब अगर वो प्लस में आ रहा है तब भी आप उसको बाहर शो करेंगे, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तब भी आप बाहर शो करेंगे. सो अब बाहर वाले कॉलम में आपके पास दो अमाउंट्स हो गए, एक आया ऑपरेटिंग का, दूसरा आया इन्वेस्टिंग का. क्लियर हो गया. सो इन दोनों के बाद में आपने क्या बनाना है, तीसरा पार्ट बनाना है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और उसका भी बैलेंस हम आउटर कॉलम में शो करेंगे. सो वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, पहले आप इसको ही इतना समझ लीजिए. अब इसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट्स जरूर आती हैं, यानी इन्वेस्टिंग पार्ट के अंदर आपको परचेज और सेल डायरेक्टली नहीं दिया होता. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली कि द एसेट इज परचेज्ड ऑफ दिस मच अमाउंट और सोल्ड एट दिस मच अमाउंट, वो नहीं दिया होता. एंड प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है, सेल वैल्यू इज नॉट गिवन और ओनली परचेज इज गिवन. सो दैट मीन्स आपका एक फिगर उसमें से मिसिंग हो जाता है. क्लियर, इधर सेल इज मिसिंग और परचेज इज मिसिंग. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है. एंड एसेट अकाउंट अगर आप लोग को सबको याद होगा, डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑफ क्लास 11, डेप्रिसिएशन के अंदर आप एसेट अकाउंट बनाते थे. तो अगर याद है आपको, तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या शो करते थे, बैलेंस शो करते थे एंड परचेज शो करते थे. सो वही मैंने यहाँ शॉर्ट में समझाया है. सो आप लोग इसको देखेंगे, ऑल्दो एडजस्टमेंट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी जरूर बनाऊंगी. ओके सो जस्ट सी स्टूडेंट्स, एसेट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमने क्या दिखाना है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, यानी जो बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट के अंदर
ओपनिंग में दिया होगा। ओपनिंग का मतलब है प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस, ठीक है ना। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर आपका क्या है, बैलेंस शीट के फिगर से आपने इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ उसी से निकालना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में 2 साल के अमाउंट्स रहते हैं आपके, तो 2 साल के अमाउंट्स को देखते हुए आप देखेंगे कि वो बढ़ रहा है तो इट इज परचेज, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इट इज सेल, और उसको आप अकाउंट के फॉर्मेट में आप उसको क्लियर करते हैं। बैलेंस ओपनिंग वाला यहाँ आएगा, क्लोजिंग वाला क्रेडिट में आता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आपकी क्रेडिट में जाती है, सेल आपकी क्रेडिट में आती है, एंड लॉस ऑन सेल भी क्रेडिट में आता है, ओके। एंड डेबिट में आपका परचेज आता है एंड प्रॉफिट ऑन सेल आता है। तो इनको आप याद रख सकते हैं कि जब आप एसेट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस को आप डेबिट में शो करेंगे, क्लोजिंग को क्रेडिट में शो करेंगे, परचेज को आप डेबिट में शो करेंगे, और द बैलेंसिंग फिगर यानी आपका जो आंसर है टोटल करने के बाद में, अगर आपको सेल डायरेक्टली दी हुई है तो आप सेल को क्रेडिट में शो कर देंगे, और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस उसमें से लेस करेंगे। अगर वो कम आ रहा है तो आपका परचेज जो है वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, यानी आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको परचेज दिया हुआ है डायरेक्टली, तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर डेप्रिसिएशन एंड लॉस या सेल वो आप निकाल लॉस शो करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर यानी रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ओके। सेम वे ये तो तब बनेगा जब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होगा, और अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया हुआ है विद द एसेट अकाउंट, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेंशन होता है, ओके। सो उसके अंदर आपके तब 2 अकाउंट्स बनेंगे, वन इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा आपका बनेगा एसेट अकाउंट। और जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों में से कुछ भी वर्ड हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो तब आपने क्या करना है, उन दोनों अकाउंट्स को बनाना है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आता है, ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग वाला आपका डेबिट में आता है। और जो डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करते हैं वो आप एसेट में यानी डेबिट साइड में शो करते हैं टू एसेट अकाउंट से, क्लियर है। एंड डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की होती है वो आप क्रेडिट में शो करते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो जरूर बनेगा, क्योंकि उसके बिना इसको समझाना, शॉर्ट में समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो एसेट अकाउंट विल बी सेम, बट सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन ना आकर सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। सो स्टूडेंट्स, होप मैंने ये इन्वेस्टिंग वाला पार्ट आपको क्लियर कर दिया है। आप इस फॉर्मेट को भी याद करिए, एंड एडजस्टमेंट्स के ऊपर आई विल बी मेकिंग द सेपरेट वीडियोस, एंड see you soon in my next video with the financing activities part. And students, hope you like the video, and keep on sharing the video with your friends also. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.